व्हीट, गेहूँ। गेहूँ जो है ये वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट यूज की जाने वाली फसल है, फूड ग्रेन। भारत में भी चावल के बाद ये सेकंड मोस्ट यूज की जाने वाली फसल है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में राइस यूज किया जाता है, इंडिया में भी, और सेकंड मोस्ट है गेहूँ। और गेहूँ और राइस बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हैं। बोने के सीजन में भी चावल जो वो खरीफ ऋतु की फसल है, व्हीट जो है राइस रबी ऋतु की फसल है। रबी राइस गर्मी की ऋतु में बोया जाएगा, व्हीट सर्दी की ऋतु में बोया जाएगा। राइस अक्टूबर नवंबर में कट जाएगा, गेहूं अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा। राइस को टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस प्लस चाहिए, इसको 22 डिग्री सेल्सियस से कम चाहिए। राइस को 100 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल चाहिए, इसको 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है राइस को, गेहूं को मुश्किल से 2 या 3 इरिगेशन की ज़रूरत होती है। राइस में सारा काम आज भी ह्यूमन लेबर से होता है, यानी उसकी प्लांटेशन से लेके उसकी निराई गुड़ाई कटाई छड़ाई जड़ाई सब कुछ। गेहूं में सारा काम मशीनों से हो जाता है। चावल भारत के दक्षिण भाग में सबसे ज़्यादा होता है, गेहूं भारत के उत्तर भाग में सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे ही चावल भारत के दक्षिण हिस्से में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, खाया जाता है। गेहूं भारत के उत्तरी हिस्से में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो मोटे तौर पे तो आपके दोनों क्वेश्चन मैंने क्विकली अभी भी रिवाइज करा दिए हैं। एक बार देख लेते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है। देखिए, ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाज है राइस के बाद। भारत के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड का लगभग 13% के आसपास है, और ये टेम्परेट जोन की प्रमुख फसल है। टेम्परेट जोन, टेम्परेट का मतलब होता है ऐसा एरिया जो एक बार गर्म और एक बार ठंडा रहता हो, शीतोष्ण इसको बोलते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। और ये विंटर सीजन में बोया जाएगा, रबी काल की ये प्रमुख फसल होती है। टेम्परेचर इसको कम चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर लेस चाहिए। रेनफॉल की अगर बात करें, रेन, तो रेन भी इसको लेस चाहिए, यानी 75 सेंटीमीटर एंड लेस, उससे काम चल जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप बात करें एरिया की, तो ज़्यादातर एरिया भारत में नॉर्थ सेंट्रल रीजन ऑफ द कंट्री, इसमें सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। इसमें आप कह सकते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन इसका प्रमुख एरिया है। इसके साथ साथ इसको हम इरिगेशन कंडीशन में भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आप प्रोडक्शन का यदि एरिया बताएंगे तो इसका जो प्रोडक्शन है वो गंगेटिक प्लेन के अंदर, जैसे आप पंजाब से शुरू हो जाइए, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब के अंदर गेहूं इजीली पैदा किया जाता है। उत्तर प्रदेश इसका लीडिंग स्टेट है एरिया के आधार पर। यदि प्रोडक्शन की बात करें पर यील्ड लेवल, प्रत्येक हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होता है पंजाब में, तो उसका लीडिंग स्टेट है पंजाब। एरिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए एरिया के हिसाब से लीडिंग हो गया उत्तर प्रदेश। और यील्ड के आधार पर, यदि उत्पादन के आधार पर देखोगे तो पंजाब सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा करता है। इसके अलावा हरियाणा में भी अच्छा खासा गेहूं होता है। इसके साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप ये कह सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो गेहूं पैदा होता है मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, तो ये रेन फीड यानी बरानी होता है, यानी वहाँ पर पानी की सुविधाएं कम है, तो जो बारिश हो जाती है तो उस कारण से वहाँ पर गेहूं होता है, और उसकी जो उपज की मात्रा वो पर हेक्टेयर कम रहती है, यानी वहाँ पर देसी गेहूं बोया जाता है, जिसको 306 सरबती वगैरह कहा जाता है। ये सब, ये आप एरिया इसका देख रहे हैं, तो ये मैप पर आप देख लेंगे। यदि लीडिंग स्टेट की बात करें तो देखो, ये इसका लीडिंग स्टेट है पंजाब यील्ड के आधार पर, और ये इसका लीडिंग स्टेट है एरिया के आधार पर, ये यूपी है, ठीक है।
तो ये दोनों इसके प्रमुख एरिया हैं, बाकी का सब एरिया आप इसके देख पा रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ज्वार। ज्वार जो है भारत में यूज की जाने वाली तीसरी सबसे प्रमुख फसल है अनाज के रूप में। इसको कोर्स ग्रेन यानी मोटा अनाज कहा जाता है। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी, ये 4 फसलें शामिल होती हैं, उनमें से एक है ज्वार। ज्वार का अनदर नेम इज सोरगम, ये याद रखेंगे आप। ज्वार का दूसरा नाम होता है सोरगम। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि किस फसल को सोरगम कहा जाएगा, तो एमसीक्यू में जरूर एक ऑप्शन ज्वार होगा, ठीक है। और ज्वार जो है एक फूड क्रॉप है। हमारा जो एरिया है खासकर पंजाब हरियाणा, यहाँ पर हम ज्वार को फूडर क्रॉप के रूप में यूज करते हैं, चारे की फसल के रूप में, यानी पशुओं को चरी के रूप में, हरे चारे के रूप में हम इसको चराते हैं। मध्य प्रदेश यानी सेंट्रल इंडिया के अंदर इसको यूज किया जाता है अनाज के रूप में। वे इसको पूरी बढ़ने देंगे, बढ़ने के बाद इसको फूल खिलेंगे, फिर इसको बीज लगेंगे। वाइट कलर की होती है ज्वार, तो पीस कर इसकी बाद में आटा गूंद कर रोटी बनाते हैं, वाइट कलर की रोटियां इसकी बनती हैं। तो ज्वार वहाँ पर खाने के रूप में यूज की जाती है। ये ज़्यादातर होता कहाँ पर है ज्वार? सेमी अराइड एरिया, सेमी अराइड अर्ध शुष्क क्षेत्र, ये जो पूरी तरह से शुष्क भी नहीं है, पूरी तरह बारिश भी नहीं होती, ऐसे बीच के एरिया, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड साउथ इंडिया, इसमें सबसे ज़्यादा ज्वार होती है। यदि इसके लीडिंग स्टेट की बात करोगे तो महाराष्ट्र इसका लीडिंग स्टेट है, जो भारत का अकेला 50% जो ज्वार है वो पैदा करता है, महाराष्ट्र, ठीक है। आधे से ज़्यादा ज्वार अकेली महाराष्ट्र में पैदा होती है। इसके अलावा कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, ये भी आप लिख सकते हैं। बस ये अंतर है कि हमारे यहाँ पर इसको फूडर क्रॉप के रूप में यूज किया जाता है, चारे की फसल के रूप में, वहाँ पर ये खाद्यान्न है। अच्छा, हमारे यहाँ पर ये जो फसल है ये खरीफ फसल है, हम इसको बोते हैं गर्मी की ऋतु में, यानी अब ज्वार बोई जाती है जब टेम्परेचर हाई होता है जून जुलाई में, और 2-3 महीने की ये फसल रहती है। फूडर क्रॉप के रूप में कुछ वैरायटी ऐसी भी आती है जिसकी कई बार कटाई हो जाती है, वो बार बार फुटाव करती रहती है। लेकिन साउथ इंडिया के अंदर जहाँ पर विंटर सीजन नहीं आता, बट जब हमारे यहाँ पर विंटर सीजन होता है नॉर्थ इंडिया में, तो वहाँ पर टेम्परेचर थोड़े डाउन हो जाते हैं, तो उस एरिया में ये रबी ऋतु में भी बोई जाती है। यानी वहाँ पर दोनों ही सीजन में, खरीफ में भी रबी में भी, दोनों में ज्वार हो जाएगी, बट हमारे यहाँ पर मेनली ज्वार बोई जाएगी खरीफ सीजन में, ये आप ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में ओनली खरीफ है और हमारे यहाँ पर ये एक फूडर क्रॉप है। साउथ इंडिया में ये रेन फीड क्रॉप के रूप में रहती है और इसकी यील्ड प्रोडक्शन अगर आप कहोगे तो बहुत थोड़ा होता है, छोटी छोटी बालियाँ आती है, इसको थोड़ी होती है प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सब आपका था ज्वार के बारे में। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है बाजरा, ये भी एक मोटा अनाज है। बाजरा मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी में से एक बाजरा भी है। ये बोया जाएगा ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। बाजरा जो है वो किया जाता है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में, जब गर्म और शुष्क जलवायु होती है तब बाजरा होता है। इसको बहुत कम पानी की जरूरत रहती है, 1-2 बारिश हो जाए तो ये अच्छे ढंग से ग्रोथ कर जाता है। कहाँ होता है? नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के भी वेस्टर्न पार्ट में, यानी पंजाब में, हरियाणा में, और पंजाब हरियाणा के भी सारे एरिया में नहीं होगा, पंजाब हरियाणा के साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, ठीक है, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद, मेवात, इन सब में हो जाएगा। पंजाब के अंदर भी साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जैसे बटिंडा हो गया, मोगा हो गया, इन सब एरिया के अंदर ये होता है, ठीक है। और ये एक हार्डी क्रॉप है। हार्डी क्रॉप का मतलब काफ़ी सख्त मौसम को ये सहन कर लेती है। ये जो फ्रीक्वेंटली ड्राई स्पेल आते हैं या ड्रॉट आते हैं, यानी लंबे समय तक बारिश नहीं होती, तो भी ये सरवाइव कर जाता है। इसके अलावा इसको हम मिक्स क्रॉपिंग के रूप में भी बो सकते हैं।
बाजरे को। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कॉटन की खेती कर रखी, बीच बीच में बाजरे के थोड़े बहुत दाने किसान डाल देता है तो ये वहाँ पर ग्रोथ कर लेता है। ठीक है, कभी कभी बाजरे को भी हम चारे के रूप में यूज कर लेते हैं, अदरवाइज इसकी बालियाँ आती हैं और फिर इसका यूज किया जाता है। बाजरा जो है एक्चुअल में पैदा होता है खरीफ ऋतु में, ग्रीष्म काल में, यूज किया जाएगा विंटर सीजन में, गर्म अनाज होता है। दो फसलें ऐसी हैं आपकी जो खाओगे विंटर में, बोओगे गर्मियों में, एक है बाजरा, दूसरी है मूंगफली। दोनों होती खरीफ में है, यूज की जाती रबी सीजन में यानी विंटर सीजन में। ये एक प्रकार का मोटा अनाज है, ठीक है, और इसका लीडिंग जो स्टेट है बाजरे का वो महाराष्ट्र है। जवार में भी और बाजरे में भी महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इनमें भी बाजरा हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे पंजाब और हरियाणा के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता, वहाँ पर ज़्यादा जो कंडीशन होती हैं वो वेट होती हैं, बारिश ज़्यादा होती है। ये एक रेन फीड क्रॉप है, बारिश में ही होती है। ठीक है, इसका यील्ड लेवल लो रहता है। बाजरा टोटल प्रोडक्शन कम रहेगा। वैसे तो आजकल बीज अच्छे खासे बढ़िया आ गए हैं, HYV सीड बाजरे के भी आने लग गए हैं, जिसके कारण से प्रोडक्शन ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन दूसरी फसलों की तुलना करोगे तो उसकी तुलना में पैदावार कम रहती है। फ्लैक्चुएशन रहता है ईयर टू ईयर, किसी साल अच्छा हो जाएगा, किसी साल थोड़ा कम रहेगा, वो डिपेंड करता है बारिश के ऊपर। बीच में बारिश के स्पेल अच्छे आते रहेंगे तो बाजरा ग्रोथ बहुत अच्छी करता है। देखो कह रहा है रिसेंट ईयर में इसकी इंक्रीज हुई है उपज की मात्रा, हरियाणा में, गुजरात में। क्यों? क्योंकि हमने जो वैरायटी है ना वो ड्रॉट रेजिस्टेंस बना दी है, यानी उसको साइंटिफिकली मॉडिफाई कर दिया, रिसर्च कर करके बीज को मॉडिफाई कर दिया। यानी आप अगर ये याद नहीं रहे तो HYV सीड लिख देना कि हमने हाई यील्डिंग वैरायटीज जो है वो बना दी हैं बाजरे की। तो अब बाजरा अच्छा खासा पैदावार दे रहा है। ऊपर से इसका भाव भी जो है सरकार ने ठीक ठाक रखा है ताकि किसान लोग बाजरे की खेती अच्छे ढंग से करें। नेक्स्ट आता है मेज। ये भी एक मोटा अनाज होता है, मक्का। भुट्टा सुना होगा, भुट्टा, हाँ ये वही होता है। ये भी दो तरह से यूज किया जाता है, चारे के रूप में और खाने के रूप में। पीस कर आटा बनाओगे तो मक्के की रोटी होगी, और सीधा का सीधा जो उसको भुट्टा लगेगा उसको पका कर खाओगे तो भुट्टे के रूप में आजकल आप देख ही रहे हैं। फिर इसको अगर तेल के साथ उन बीजों को गर्म कर दोगे तो वो फूल जाएंगे और वो पॉपकॉर्न बन जाएंगे। ठीक है, तो कीमत और भी कई गुना हो जाएगी। और यदि उसको मल्टीप्लेक्स में बेच दिया जाए, जहाँ पर थिएटर में आप कभी कभार फिल्मों का आनंद लेने के लिए चले जाते हैं, तो टिकट से महंगी पॉपकॉर्न हो जाती हैं। ठीक, तो ये है। तो ये जो मक्का है, मक्का फूड भी है, फूडर क्रॉप भी है, सेमी अराइड क्लाइमेटिक कंडीशन में ये पैदा किया जाता है। ठीक है, तो इन सब में ये होता है। और यदि आप इसकी बात करें तो इसका कोई खास रीजन तो आप नहीं बता सकते कि कहाँ पर होता है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर मक्का बोया जा सकता है। खरीफ ऋतु में भी आप बो सकते हैं, रबी ऋतु में भी आप इसको बो सकते हैं। ठीक है, इसका जो लीडिंग स्टेट है वो कर्नाटका है, ध्यान रखेंगे। कर्नाटका में मक्का सबसे ज़्यादा होता है, कर्नाटका में कॉफ़ी भी सबसे ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सब के अंदर भी मक्के की खेती की जाती है। कह रहा है इसकी यील्ड लेवल जो है ना वो दूसरे मोटे अनाजों की तुलना में ज़्यादा होती है। काफ़ी अच्छे भुट्टे लगते हैं इसको, और एक एक भुट्टे में बहुत बहुत दाने होते हैं। ठीक है, तो इसकी पैदावार ठीक ठाक होती है। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरे जो कोर्स ग्रेन है, मोटे अनाज है, उसकी तुलना में इसके बीज का साइज मोटा होता है, इसलिए इसमें वजन अच्छा आएगा। अब यील्ड का लेवल हम आमतौर पर क्विंटल में देखते हैं, भी एक खेत में से कितने क्विंटल अनाज पैदा हुआ, तो इसलिए इसका थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से इसलिए भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ये था मक्का। देन आता है आपका पल्सेस।
पल्सिस का मतलब होता है दालें, हिंदी भाषा में लिखते हैं दलहन फसलें, दालें, वे फसलें जिनसे दाल प्राप्त होती हैं। तो दाल जो है वो मुख्य रूप से, एक बार पहले बता देता हूं आपको, मूंग, मसूर, अरहर या जिसको तूर कहते हैं, और चना, ये चार प्रमुख हैं। मूंग है, मसूर है, अरहर है जिसका दूसरा नाम तूर होगा, और चना। इन चारों में से चना जो है वो विंटर सीजन में होगा, बाकी की तीनों समर सीजन में होगी। विंटर का नाम लेते ही ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाना चाहिए कि विंटर मीन्स रबी सीजन, और विंटर मीन्स कम तापमान, कम बारिश, और समर मीन्स ज़्यादा बारिश, ज़्यादा टेम्परेचर और खरीफ ऋतु। तो ये है। तो पल्सिस जो वो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वेजिटेबल्स में या वेजिटेरियन फूड के अंदर। क्यों? क्योंकि दाल जो है वो रिच सोर्स होती है प्रोटीन का। वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनको प्रोटीन का एकमात्र स्रोत कहिए, हालांकि दूध से भी मिल जाता है, बट दालों से हमें अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है। इसी प्रकार से कह रहा है ये एक लिग्यूम क्रॉप्स होती है। लिग्यूम मीन्स यहाँ पर फलियाँ हैं, यानी ये ज़्यादातर इसमें जो बीज लगते हैं वो फलियों पर लगते हैं। जैसे चने के टाट होते हैं, बाकी की सबकी फलियाँ होती हैं, तो फली लगेंगी, उस फली के अंदर बीज बनेगा, तो उससे मिलता है। और इन सभी दालों की फसलों में एक अच्छी खासियत होती है, इसमें कोई भी फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं होती। आपने सुना होगा कि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से और जमीन से पानी लेकर अपना भोजन बनाते रहते हैं, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इस दौरान वे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। बट ये जितनी भी फलीदार फसलें होती हैं ये क्या करती हैं, वायुमंडल से जब इन्होंने कार्बन उसको सोखा तो ये एक चीज और सोख लेती है, वो होती है नाइट्रोजन। वायुमंडल में आपको मालूम है नाइट्रोजन 78% है। तो ये जितनी भी फलीदार फसलें हैं ये अपनी पत्तियों के द्वारा एब्जॉर्ब कर करके और जमीन के अंदर अपनी जड़ों पर गांठें इकट्ठा कर देती हैं। नाइट्रोजन को सोखेंगी वायुमंडल में से और अपनी गांठों में डिपॉजिट कर देंगी, जड़ों के बीच में छोटी छोटी गांठें बन जाएंगी। यानी ये खुद इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन ले रही हैं। अब आपने कभी कभी सुना होगा फर्टिलाइजर यूरिया और डीएपी। अब यूरिया में क्या है, नाइट्रोजन होता है 46%, इनमें ऑलरेडी यूरिया, तो आपको कोई भी खेत में यूरिया डालने की तो ज़रूरत है नहीं, तो ये ऑलरेडी फिक्स कर देती है। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इस चीज़ का फायदा क्या होता है, दाल की दाल आपको मिल गई, उसने ज़मीन की बहुत कम फर्टिलिटी यूज की, बल्कि अगली फसल के लिए नाइट्रोजन और छोड़ गई। अब आप जब फसल काटोगे तो ज़मीन से ऊपर ऊपर की फसल को तो काटोगे, डंठल और जड़ें तो ज़मीन में ही रह गई। अब जब आप इसको हैरो से ज़मीन में जोत दोगे तो वो सारी की सारी नाइट्रोजन की गांठें ज़मीन में ही गल सड़ जाएंगी और सारा नाइट्रोजन ज़मीन में ही मिक्स हो जाएगा। यानी अगली फसल के लिए आपकी ज़मीन ऑटोमेटिकली फर्टाइल हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करती है। यदि दुनिया में बात करें दालों का, तो इंडिया विश्व में सबसे ज़्यादा दालें पैदा करता है, लीडिंग कंट्री है पूरी दुनिया का, सबसे ज़्यादा दाल हमारे यहाँ पर पैदा होती है। इसके अलावा यदि आप बात करें भारत में दाल पैदा कहाँ होती हैं, तो दाल पैदा होती हैं भाई सेमी अराइड एरिया में, खासकर सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में। हालांकि हमारे यहाँ पर भी दालें खूब पैदा हुआ करती थी, पंजाब में, हरियाणा में। मैंने तो खुद अपने जीवन में अपने खेतों में खूब ज़्यादा दालें पैदा होती देख रखी हैं, लेकिन अब नहीं है। क्यों? तो हालांकि आपके यहाँ पर टॉपिक आ जाएगा, फिर भी बता देता हूँ। अब दालें हमारे हरियाणा में बहुत कम पैदा हो रही हैं, उसके पीछे कारण यह है 1970s के दशक में 1966-67 में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, हरित क्रांति। HYV सीड आ गए राइस के और व्हीट के। तो जिन एरिया में हम पहले पल्सिस पैदा करते थे, ऑयल सीड यानी मस्टर्ड वगैरह पैदा करते थे, अब उन सारे एरिया में ज़्यादातर हम गेहूं पैदा कर रहे हैं। तो भाई खेत में एक ही फसल तो लगाओगे, या तो गेहूं लगाइए या चना लगाइए।
तो लोग गेहूं ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि विश्वसनीय हो जाता है कि पैदावार अच्छी खासी हो ही जानी। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो एरिया पल्सेस के अंतर्गत था वो यहाँ से डिक्रीज हो गया। अब दालें कहाँ हो रही हैं? राजस्थान में, गुजरात के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यानी सेंट्रल इंडिया के सेमी अराइड एरिया में, शुष्क भागों में, तो यहाँ पर पैदा होती हैं। और फिर दूसरा क्या है, इनका जो प्रोडक्शन होता है ना, दालें पैदा बहुत कम होती हैं, टोटल मात्रा इसकी कम होती है यील्ड के आधार पर, उपज के आधार पर। और यदि बात करें तो जैसे वैसे तो आपको बता दी थी मैंने, मूंग है, मसूर है, एक है अरहर और एक है चना। चने को अंग्रेजी में बोलेंगे ग्राम। तो ये मुख्य फसलें हैं जिनमें से अभी आप आगे एक दो फसलों को और पढ़ोगे। अरहर को तूर कहा जाता है, ठीक है। अभी कुछ बातें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आ जाएंगी। तो नेक्स्ट है ग्राम, ये उसी का अगला एक्सटेंशन लगा लीजिए या डिटेल में कहिए कि चना। चना भारत में विंटर सीजन में बोया जाता है। सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स है। सब ट्रॉपिकल्स का मतलब कि ट्रॉपिकल का जो एरिया है उसके थोड़ा सा नॉर्थ की ओर। ट्रॉपिक्स जानते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23 डिग्री, हाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। मान लो ये आपकी अर्थ है तो यहाँ पर इक्वेटर है, इससे 23.5 डिग्री इधर और 23.5 डिग्री साउथ में। तो ये हो गया बीच का जो एरिया है, ये है ट्रॉपिकल्स, ठीक है। अब ये कह रहा है सब ट्रॉपिकल्स में होगी, सब ट्रॉपिकल यानी इसके बिल्कुल पास का एरिया लगा लीजिए, ठीक है। ये वाली जो बेल्ट है, इस वाली बेल्ट के अंदर ये होता है, क्योंकि उससे थोड़ा सा नॉर्थ की ओर लगभग 5-10 डिग्री तक सेमी एराइड कंडीशन मिलती हैं, अर्ध शुष्क एरिया मिलता है। तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा दालें होती हैं, जिसमें से चना प्रमुख है। ये मुख्य रूप से रेन फीड क्रॉप है और रबी सीजन में बोया जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, चना बोया जाएगा रबी सीजन में। सर्दियों में बोया जाता है, फरवरी मार्च में काट लिया जाता है, ठीक है। फरवरी कह लो, मार्च कह लो, अप्रैल कह लो, यहाँ से कटेगा और रेन फीड रहेगा। इसको लाइट शॉवर यानी जो WD से होने वाली हल्की फुल्की बारिश है वो अच्छी रहती। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो बारिश होती है वो इसके लिए अच्छी रहती है। इसको कभी कभार थोड़ी बहुत इरिगेशन की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा बारिश इसको नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा चना होता था, लेकिन वो एरिया डिस्प्लेस्ड हो गया। क्रॉपिंग पैटर्न हमारे यहाँ का बदल गया। क्यों? क्योंकि अब हम जहाँ चना बोते थे अब हम वहाँ पर व्हीट बो रहे हैं। किस कारण से बो रहे हो? ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण बो रहे हो। कब से? 1970s के दशक से, यानी 1966 और 1967 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद से धीरे धीरे हमने चने का एरिया गेहूं में शिफ्ट कर दिया, तो ये यहाँ पर डिक्रीज हो गया। नहीं तो पंजाब में, हरियाणा में, नॉर्दर्न राजस्थान में खूब चना होता था। आज भी चाहे तो आज भी हो सकता है, अभी भी हालांकि होता है। हमारे यहाँ पर जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे भिवानी है, रेवाड़ी है, चरखी दादरी है, महेंद्रगढ़ है, यहाँ पर अच्छा खासा चना आज भी होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, इसके वे एरिया जो सेमी एराइड एरिया उसमें दालें आज भी खूब होती हैं, जिसमें से चना प्रमुख है। हालांकि इसकी उपज कम रहेगी और फ्लैक्चुअल करेगी, किसी साल अच्छा खासा हो जाएगा, किसी साल कम होगा। उसके पीछे डिपेंड करता है कि भाई किसी वर्ष हो सकता है फसल में कीड़ा लग जाए, किसी वर्ष हो सकता है कि फसल की पकाई के टाइम पे पाला गिर जाए या ओले गिर जाएं। विंटर सीजन में WD के दौरान ये सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है। या कभी कभी लंबे समय तक मौसम खराब रहने के कारण फलिए जो है वो खराब हो जाए, उसमें कीड़ा लग जाए तो प्रोडक्शन गिर जाता है। तो ये नेक्स्ट तूर को ओवर कर लेते हैं क्योंकि दालें यहाँ पर फिर फिनिश ही हो जाती हैं। तूर, अरहर, देखो सारी दालें इतनी सी बड़ी होती, सारी दालें जमीन से इतनी सी ऊंची होती, लेकिन तूर जो ना वो हमारे सिर से भी ऊंची जाएगी। तूर ऐसी दाल होती है जो बहुत ऊंचे तक जाती है और उसको ऊपर जाकर वहां जाकर फलियां लगती। इस तूर को अरहर भी कहते हैं।
ठीक है। अपनी हरियाणवी में कहूं तो हम हरियाणवी में ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। वैसे इसको कहा जाता है तूर। इसका दूसरा नाम भी है, इसको रेड ग्राम भी कहा जाता है, लाल चना कहते हैं इसको। इसका एक नाम और भी है, इसका नाम पीजन पी भी होता है, पीजन पी। अब देखो एमसीक्यू बनने को तैयार बैठा है, कितने सारे नाम आपके सामने हैं, कोई एक नाम डाल देना है। पूछना है कि इनमें से कौन सी एक नाम तूर या अरहर का नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे। ये भी चने के बाद दूसरी प्रमुख फसल है दालों में। चना सबसे ज़्यादा होता है दालों में, उसके बाद तूर होती है, और ये ज़्यादातर रेन फीड कंडीशन में की जाती है। महाराष्ट्र इसका लीडिंग स्टेट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के दक्षिण पश्चिमी हिस्से, इन सब में भी अरहर की खेती अच्छे ढंग से की जाती है। और इसका जो प्रोडक्शन है वो लो रहेगा और वो फ्लैक्चुएट करता रहेगा।